प्रिय विद्यार्थियों, पिछला चैप्टर अपना था मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल का, जिसमें मटेरियल को कंट्रोल करने के लिए, उसकी कॉस्ट को नियंत्रित करने के लिए कई सारे मेथड्स, स्टॉक लेवल्स को निर्धारित करने के लिए उनका एबीसी एनालिसिस था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, जेआईटी, जेआईपीएस या एमएएन सिस्टम क्या होता है स्टॉक को कंट्रोल करने का, उसके बारे में चर्चा की थी। आज एक अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वैल्यूएशन एंड इशू ऑफ मटेरियल। मटेरियल जो अब आप स्टॉक से इशू करते हैं तो निर्गमन करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उनका वैल्यूएशन, मूल्य क्या निर्धारित किया जाए, किस मूल्य पर उनको निर्गमित किया जाए, उसके बारे में चर्चा करनी है। तो देखिएगा, पहले बात मैं कर रहा हूं स्टार्ट, प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। सामग्री स्टोर से जब आप निर्गमित करेंगे तो उसका प्राइस कैसे निर्धारित किया जाए, किस मूल्य पर उनको निर्गमित किया जाए, इसके बारे में दो तरह के मेथड्स होते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्राइस। वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्गमन किया जा सकता है। दूसरा तरीका है कि उनका निर्गमन हम औसत मूल्य के आधार पर कर सकते हैं। वास्तविक मूल्य के आधार पर निर्गमन अगर आप करते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं। पहला मेथड, पहले आना पहले जाना विधि, मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, जिसको ब्रीफ में आप कहते हैं फीफो मेथड। वास्तविक मूल्य पर जब आप निर्गमन करेंगे तो पहला तरीका होता है फीफो मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब, हमारे स्टोर में जो सामग्री पहले आई है, जब भी इशू करने की बात होगी तो पहले हम उसको इशू करेंगे। सेकंड नंबर पर इशू करने की बात आएगी तो उसके बाद जो सामग्री आई है, मींस सबसे पहले जो आई है सामग्री वो पहले इशू होगी, बाद वाली सामग्री बाद में इशू होगी। ये मेथड कहां काम में लेते हैं तो इसकी उपयोगिता के बारे में दो एक पॉइंट मैंने लिख दिया है। जहां सामग्री का प्रति इकाई मूल्य बहुत ज्यादा होता है, वहां पर जो पहले आई सामग्री है उसको पहले इशू कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट में प्राइस गिरने बढ़ने की संभावना सदैव बनी रहती है। तो अगर अधिक मूल्य की सामग्री स्टॉक में पड़ी रहेगी और मार्केट प्राइस गिर गया तो उससे आपको लॉस होने की संभावना रहती है। तो जहां प्रति इकाई मूल्य अधिक हो वहां पर फीफो मेथड काम में लेना चाहिए। मटेरियल का कंजम्पशन है, अगर उपभोग धीमी गति से होता है तो स्टॉक में जो माल पड़ा होगा उसमें जो सबसे पुराना माल होगा उसको पहले इशू करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंजम्पशन रेट कम है। तो जो माल ज्यादा खरीद लिया सपोज एक बार आपने, तो दोबारा जब आप इशू करेंगे तो इशू करते समय पुराना माल अगर इशू नहीं होगा तो वो और पुराना होता जाएगा। इसलिए अगर कंजम्पशन की रेट कम है तो भी आपको फीफो मेथड काम में लेना चाहिए। और बाजार मूल्य अगर गिर रहा है, मार्केट प्राइस गिर रहा है, तो जो पहले अपन ने खरीद रखा है ऊंचे मूल्य पर, पहले हमें उसको निकालना चाहिए। तो इस तरह से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में जो माल सबसे पहले खरीदा गया वो पहले इशू होगा, सेकंड नंबर पे जो खरीदा गया वो उसके बाद इशू होगा, थर्ड नंबर पे जो खरीदा गया वो उसके बाद होगा। तो ये मेथड कहलाता है फीफो मेथड। दूसरा तरीका होता है एक्चुअल प्राइस के बेस पर लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे अंत में जो सामग्री खरीदी है वो सामग्री हम पहले इशू करेंगे। मींस अगर आपने 1, 2, 3 डेट को माल खरीदा तो 3 तारीख को जो खरीदा वो पहले इशू करेंगे, 2 तारीख को उसके बाद करेंगे और फर्स्ट नंबर का सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये विधि कहलाती है अंतिम आना और पहले जाना। उपयोग वहां पर हम करते हैं लीफो मेथड का जब बाजार मूल्य बढ़ रहा हो। बाजार मूल्य बढ़ रहा है तो जो प्राइस मटेरियल का होगा, हमने लास्ट में खरीदा है, वो हम इशू करेंगे
तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बाजार मूल्य के लगभग समीप होगी। इसी तरह से अगर सामग्री इस तरह की है जो क्षय होने वाली है, जैसे कोयला है, लकड़ी है, तो ये इनका जो नुकसान होता है, पड़ी रहते हैं तो इनका वेस्टेज होता है, तो ऐसी स्थिति में इनका भी निर्गमन लिफो मेथड से करना चाहिए। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि लिफो मेथड में जो सबसे लास्ट में आई है सामग्री वो तो हम इशू कर देते हैं, लेकिन स्टॉक में जो सबसे पुरानी है वो पड़ी रहती है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो सबसे पुराना माल होगा और आज की डेट में मार्केट प्राइस से वो मैच नहीं कर रहा होगा। इसलिए नतीजा क्या होगा कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और संस्था की जो आर्थिक स्थिति है वो सही चित्रण नहीं कर रही होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन बहुत पुराने मूल्य पर हो रहा होगा। तो एक्चुअल प्राइस के बेस पर हम जब वैल्यूएशन करेंगे निर्गमन का, तो दो तरीके होते हैं हमारे पास। फीफो मेथड, पहले आए सबसे पहले उसको इशू करें। दूसरा तरीका लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड होता है, सबसे बाद वाली सामग्री को हम पहले इशू करते हैं। दूसरा निर्गमन का तरीका होता है औसत मूल्य के आधार पे जो माल आपने मंगाया है उसका एक्चुअल प्राइस न लेकर के हम एवरेज प्राइस निकाल लेंगे। एवरेज दो तरह का होगा, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज, भारित औसत। सिंपल एवरेज में हम क्या करेंगे कि स्टॉक में जितने भी तरीके का माल उपलब्ध है, मीन्स 4 रुपए वाला भी है, 6 वाला भी है, 10 वाला भी है, तो सभी मूल्यों को जोड़ के 3 तरह के प्राइस है, तीनों तरह के प्राइस को जोड़ के 3 का भाग लगा दूंगा तो एवरेज प्राइस आ जाएगा। और उस एवरेज प्राइस से जो फर्दर इशू रेट है वो आ जाएगी। बैलेंस के कॉलम में एक क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम तो हम बनाते ही, 3 कॉलम होते हैं, मटेरियल, रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस का। तो बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम तो होगा ही होगा। मूल्यों का औसत जो मूल्य निकाला होगा वो कहलाता है फर्दर इशू रेट। वो एक कॉलम तीसरा और बढ़ा दूंगा बैलेंस में, मींस बैलेंस के कॉलम में 3 कॉलम हो जाएंगे, क्वांटिटी, अमाउंट एंड फर्दर इशू रेट। लेकिन माल का जो, ये तो बात हुई प्राइस के बारे में, जितने भी तरह का मूल्य है उनका औसत निकाल लिया और उस औसत मूल्य पे सामग्री का निर्गमन कर दूंगा। लेकिन स्टॉक में से जब माल को आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो निकालने का तरीका फीफो मेथड ही होता है। प्राइस तो हम एवरेज लेंगे, लेकिन स्टॉक में जो माल सबसे पहले आया था वो इशू कर दूंगा, इसके बाद में आया वो इशू होगा, उसके बाद वाला फिर बाद में इशू होगा। तो मटेरियल को तो फीफो मेथड से निकालूंगा, किस प्राइस पर उनको इशू करूं, इसके लिए जितने तरीके का प्राइस का माल स्टॉक में मौजूद है उतने प्राइसेस का सिंपल एवरेज ले लूंगा और उस एवरेज प्राइस पर फर्दर इशू किया जाएगा। एवरेज में ही एक दूसरा तरीका होता है कि वेटेड एवरेज आप ले लें। सिंपल एवरेज में तो 3 तरह का मूल्य है, 4, 5, 6, तो 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 3 = 5 रुपये फर्दर इशू रेट हो गई। लेकिन वेटेड एवरेज में हम ऐसा नहीं करते हैं, यहां पर हम क्वांटिटी और प्राइस दोनों को ध्यान में रखते हैं। क्वांटिटी कितनी और प्राइस कितना है उनके बेस पर भारित औसत ज्ञात करते हैं, वेटेड एवरेज ज्ञात कर लेते हैं। वेटेड एवरेज ज्ञात करने के बाद जो बैलेंस का कॉलम होगा वो सिंपल एवरेज की तरह से ही होगा। 3 कॉलम बना दूंगा, वहां पे एक कॉलम होगा क्वांटिटी का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा कॉलम होता है फर्दर इशू रेट का। लेकिन फर्दर इशू रेट वेटेड एवरेज में किस तरह से निकालेंगे, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, वेटेड एवरेज में क्वांटिटी एंड अमाउंट दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। इसलिए वेटेड एवरेज निकालना हो तो फार्मूला क्या रहेगा, टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। टोटल कितने मूल्य का सामान है और कितनी मात्रा है उसका भाग देकर के जो भागफल आएगा वो कहलाएगा वेटेड एवरेज और उस वेटेड एवरेज को ही फर्दर इशू रेट कहा जाएगा। तो स्टॉक में से मटेरियल को इशू करने के मोटे तौर पे 2 तरीके होते हैं,
वास्तविक मूल्य के आधार पे इशू कर दें या एवरेज के। वास्तविक मूल्य में दो मेथड होंगे, लीफो एंड फीफो। एवरेज प्राइस पर दो मेथड होंगे, सिंपल एंड वेटेड एवरेज। इसके बाद बात करता हूं कि सामग्री की जो हानि होती है, मटेरियल पड़ा हुआ है, आग लग गई, बाढ़ हो गई, चोरी हो गई या वाष्पीकरण से नुकसान हुआ है, तो मटेरियल का जो लॉस होता है उसको अकाउंटिंग बुक्स में किस तरह से दर्ज किया जाए। एक होती है असामान्य हानि, एबनॉर्मल लॉस, बाढ़, भूकंप, चोरी से नुकसान हो गया। तो जो एबनॉर्मल लॉसेस हैं उनकी लागत से उपकार्य की लागत को प्रभावित नहीं होने दिया जाता है, या यूं कहिए एबनॉर्मल लॉस को डायरेक्ट ही कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसी भी जॉब की कॉस्ट पर उसका वर्डन नहीं डाला जाता है। दूसरी तरह की जो हानि होती है वो सामान्य हानि है। मीन्स अगर कोई वाष्पीकरण से नुकसान हुआ है या कोई और तरह का आपका सूखने से नुकसान हुआ है, रिसने से नुकसान हुआ है, तो इस तरह के जो लॉसेस हैं वो नॉर्मल लॉसेस कहलाते हैं। नॉर्मल लॉसेस में हम क्या करते हैं कि जो लॉस हुआ है उससे उपकार की लागत को बढ़ा देते हैं। मीन्स उपकार की लागत में हानि की लागत को जोड़ देते हैं। तो जोड़ कैसे देते हैं, उसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। पहला पॉइंट, हानि को कारखाना उपरिव्यय आप मान लें। जो नॉर्मल लॉस है उसको ट्रीट करूंगा मैं एज फैक्ट्री ओवरहेड, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इशू का जो कॉलम होगा उसमें मात्रा, क्वांटिटी, रेट भी लिखूंगा और प्राइस भी लिखूंगा। इन तीनों को इशू के कॉलम में एंट्री कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ जाएगा। इशू कर दिया मटेरियल आपने, सपोज 10 रुपए का 10 केजी माल था और 10 केजी माल था 2 रुपए वाला था, तो टोटल प्राइस 20 रुपए हो गया। 20 रुपए इशू में मैंने दिखा दिया। इशू में दिखाते ही क्या होगा, जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली जो नॉर्मल लॉस है उससे फैक्ट्री ओवरहेड बढ़ गए। नतीजा ये हुआ कि नॉर्मल लॉस आपका जो था उससे जॉब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो एक तरीका तो ये कि उनको मैं फैक्ट्री ओवरहेड मानूं तो इशू के कॉलम में एंट्री कर दूंगा, जिससे इनडायरेक्टली जॉब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका, इन्फ्लेटिंग द प्राइस ऑफ रिमेनिंग क्वांटिटी, मींस जो हानि है उससे शेष सामग्री की लागत को बढ़ा देना। 10 केजी माल का नुकसान हो गया, टोटल माल था 100 केजी, 1000 रुपए का, 10 केजी लॉस हो गया तो क्वांटिटी अब रहेगी 90। अब 90 का ही मूल्य मान लूंगा 1000। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इशू के कॉलम में क्वांटिटी तो लिख दूंगा मैं, 10 का लॉस है तो इशू में लिख दिया 10, लेकिन अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखूंगा। तो पहले तो 100 केजी माल की लागत थी 1000, अब 90 केजी की लागत हो जाएगी कितनी, 1000 रुपए। इसका मतलब पर केजी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी मैंने। तो अमाउंट के कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं और बैलेंस के कॉलम में क्वांटिटी को कम कर दूंगा, लेकिन सामग्री के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके मटेरियल की पर केजी कॉस्ट बढ़ जाती है। और अगर फर्दर इशू रेट निकालना हो तो वही तरीका रहेगा। फर्दर इशू रेट के लिए टोटल वैल्यू कितनी है, 1000, बैलेंस ऑफ क्वांटिटी अवेलेबल 90। अब 90 केजी का मूल्य हो गया 1000, 90 में का भाग लगा दूंगा 1000 में, तो जो भी प्राइस आएगा अब उस पर माल को इशू करूंगा। तो नॉर्मल लॉस को दो तरीके से ट्रीट करूंगा, कारखाना उपरिव्यय मान करके इशू में एंट्री कर दूंगा, तो इनडायरेक्टली जॉब की कॉस्ट बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका कि जो रिमेनिंग क्वांटिटी है उसका मूल्य बढ़ा दूंगा, और इसके लिए इशू के कॉलम में एंट्री कर दूंगा क्वांटिटी की, लेकिन अमाउंट में कुछ नहीं लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अप हो जाएगा। एक और पॉइंट होता है
मटेरियल रिटर्न का मटेरियल वापस आया है, दो जगह से वापस आ सकता है। जिससे को मैंने सप्लाई किया था माल वो वापस भेज दे, या मैंने किसी जॉब पर माल भेजा था और उस जॉब या उपकार्य से माल स्टोर में वापस आ रहा है। तो दो तरह से माल स्टोर में वापस आएगा, बाय सप्लायर और बाय जॉब। तो उपकार्य या जो सप्लायर से जो माल वापस आया है, अब उसकी एंट्री किस प्राइस पर की जाए। सप्लायर से जो माल वापस मुझे मिला है उस माल को किस मूल्य पर दर्ज करूं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं, इसके लिए लिख रखा है उपकार्य पर इशू रेट। जिस दिन सप्लायर ने मुझे माल वापस किया है, मैं ये देखूंगा कि वही माल अगर किसी जॉब पर किसी प्रोडक्ट के लिए मैं इशू करता तो किस मूल्य पर करता। जिस मूल्य पर उस दिन वो माल इशू किया जा सकता था किसी जॉब पर, तो ये माना जाएगा कि वही उसका इशू प्राइस है या वही उस माल के मूल्य की लागत है। क्लियर बात। सप्लायर से आएगा तो क्या देखूंगा कि जिस दिन माल आया है उस दिन वही माल किसी जॉब पर इशू किया जाए तो उसको किस मूल्य पर इशू करते, उस मूल्य पर ही उसका वैल्यूएशन करके एंट्री दर्ज करनी चाहिए। और अगर किसी जॉब से किसी डिपार्टमेंट को माल इशू कर रखा है और वो डिपार्टमेंट आपको वापस करता है, तो दो स्थितियां होंगी। अगर मुझे पता है कि एक्स डिपार्टमेंट को 5 रुपए की रेट से इशू किया था, तब तो क्लियर है जितना माल आया है 5 रुपए की रेट से उसका वैल्यूएशन हो जाएगा। अगर रेट पता नहीं है तो डिपार्टमेंट या जॉब से जो माल वापस आएगा उसके संबंध में भी यही देखा जाएगा कि जिस दिन माल वापस आया है उस दिन वो माल अगर किसी जॉब के लिए इशू किया जाए तो वर्तमान में जो हमारे यहाँ मेथड है इशू करने का, उस मेथड के अकॉर्डिंग उसकी रेट क्या चार्ज करते हैं। मीन्स जॉब से माल वापस आया, अगर वही माल मैं किसी और डिपार्टमेंट को आज इशू करूं तो क्या रेट लगाऊंगा, जो रेट आप चार्ज कर रहे होंगे उसी पर उसका वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। तो मटेरियल का वैल्यूएशन सप्लायर से मिले तो जिस दिन मिला है उस दिन अगर इशू करूं तो क्या रेट होगी उस पर कर दूंगा। डिपार्टमेंट या जॉब से वापस आया है, रेट ज्ञात है तब तो उसी पर वैल्यूएशन हो जाएगा। और अगर रेट ज्ञात नहीं है तो ये देखा जाएगा कि ये माल अगर मैं उसी दिन किसी और को इशू करूं तो किस मूल्य पर इशू करता, उस मूल्य पर ही उसका वैल्यूएशन कर दिया जाएगा। अब बात आती है कि कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए या सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होता है, एक्चुअल प्राइस पे करूं या एवरेज पे करूं। तो जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूं कि अगर मार्केट में प्राइस गिर रहा है तब तो आपको फीफो मेथड काम में लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट प्राइस घटता जा रहा है और आपके पास अधिक मूल्य का सामान पड़ा है। तो जो अधिक मूल्य का सामान है उसको पहले इशू कर दूंगा ताकि जो बाद में माल बचेगा वो लगभग मार्केट प्राइस के नजदीक होगा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन सही हो पाएगा। और अगर मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, रोज मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, तब फिर हमें लीफो मेथड से माल को इशू करना चाहिए, क्योंकि जो अभी लास्ट में खरीदा होगा वो लगभग मार्केट प्राइस के बराबर ही होगा। उस मूल्य पर अगर आप निर्गमन करेंगे सामग्री का तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आपकी सही होगी, वो मार्केट के लगभग नजदीक होगी। लेकिन अगर माल की कीमत में फ्लक्चुएशन हो रहा है, तेजी से बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि फिर सामग्री का निर्गमन आपको एवरेज मेथड से और एवरेज में भी वेटेड एवरेज मेथड से करना चाहिए। मींस जो भी स्टॉक में सामग्री उपलब्ध है उसका कुल मूल्य कितना है, भाग लगा दूंगा कितनी सामग्री की मात्रा है, टोटल वैल्यू ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल से जो रेट आएगी उस मूल्य पर सामग्री का हमें निर्गमन करना चाहिए।
अगर क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्य है वो मार्केट प्राइस के नजदीक रखना चाहते हैं, तब फिर लीफो मेथड ही तब तो फीफो मेथड ही सही होता है, क्योंकि फीफो मेथड में जो पुराना माल होगा वो पहले जा रहा होगा और स्टॉक में कौन सा होगा, जो बाद में खरीदा है। जब बाद में खरीदा हुआ माल आपके पास स्टॉक में होगा तो वो क्लोजिंग स्टॉक के नजदीक होगा। नतीजा ये होगा कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सही लाभ या हानि को दर्शाएगा और चिट्ठा या बैलेंस शीट है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को सही ढंग से चित्रित कर रहा होगा। तो आज का जो लेक्चर था वो मटेरियल हम स्टोर से जब इशू करते हैं तो किस मूल्य पर करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, या वापस आता है तब उसका वैल्यूएशन किस तरह से करना चाहिए, उसके बारे में थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब इन सारे पॉइंट्स को नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।